नमस्कार दोस्तों। हमने IMAD का फर्स्ट चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कई सारे टॉपिक कवर करे हैं। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए थर्ड पार्ट प्रारंभ करते हैं। आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया ज़रूर देखें। इसमें आज पहला टॉपिक है रिवार्ड्स, पारितोषिक। उद्योगों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए समय समय पर पुरस्कार दिए जाते हैं। उद्योग में व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार के ही पारितोषिक प्राप्त किए जाते हैं। पुरस्कार के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लाभ, सेवा लाभ, वित्तीय लाभ आदि। कार्य संतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन। कार्य संतुष्टि से आशय ये है कि जिस प्रकार कार्य आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है तथा कितनी भली भांति ये इच्छाओं व आनंद की पूर्ति व प्राप्ति कर रहा है। कार्य संतुष्टि वह मात्रा है जो कर्मचारी सकारात्मक या नकारात्मक रूप से अपने कार्य के विषय में अनुभव करता है। कार्य संतुष्टि के सिद्धांत: विषय वस्तु सिद्धांत, प्रक्रिया सिद्धांत, परिस्थितिक सिद्धांत। ये 2 प्रकार की होती हैं। परिस्थितिकी विशेषताएं, परिस्थितिकी घटनाएं। कार्य संतुष्टि का कर्मचारी के निष्पादन पर प्रभाव: नंबर 1, संगठन में सम्मिलित होना तथा उसका सदस्य बने रहना। नंबर 2, उच्च स्तरीय कार्य निष्पादित की प्राप्ति हेतु कठोर परिश्रम करना। कार्य संतुष्टि यदि पर्याप्त है तो उत्पादन को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करेगी तथा यदि कार्य संतुष्टि नहीं है तो अपर्याप्त तो कार्य अनुपस्थिति को बढ़ाएगी। कार्य संवर्धन। कार्य संवर्धन प्रबंध का वह सिद्धांत है जो प्रायः कार्य जीवन में गुणवत्ता प्राप्त करने एवं उन्नत करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। हर्सबर्ग ने कार्य संवर्धन को कर्मचारी को अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देने, उत्तरदायित्व तथा विकास के अवसर एवं अपने विचारों के माध्यम से योगदान देने के अधिक अवसर प्रदान करने के रूप में परिभाषित करते हैं। कार्य संवर्धन का सिद्धांत हार्वर्ड बिकॉप रिव्यू 1963 के एक लेख वन मोर टाइम, हाउ डू यू मोटिवेट देयर इम्प्लाइड टू इम्प्रूव मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी पर आधारित है। कार्य संवर्धन लंबवत होता है। इसके उद्देश्य हैं कार्य दोहराव को रोकना, कौशल एवं ज्ञान के अवसर को बढ़ाना, प्रोन्नति के अवसर प्रदान करना, कर्मचारियों की पहचान तथा उपलब्धि भावना का विकास करना, आत्मसंतुष्टि की भावना को बढ़ाना। कार्य संवर्धन के लाभ निम्नलिखित हैं: अनुपस्थिति स्तर को कम करना, कर्मचारी कार्य विरक्ति को कम करना, पुनरावृत्ति प्रकृति के कारण आने वाली नीरसता को कम करना, समाप्त करना, कर्मचारियों को उपलब्धि कर स्तर बढ़ाने का अवसर प्रदान करना, नवीन कार्य वातावरण का सृजन करना। कार्य संवर्धन से हानि: कर्मचारियों में कार्यान्वयन का बोझ, निम्न उत्पादन संभव, गैर प्रतियोगियों में ईर्ष्या की भावना को जन्म देना, स्तरहीन कार्यों में विश्वास एवं प्रेरणा में कमी। कार्य संवर्धन की तकनीकी: इसमें 3 तकनीकियाँ होती हैं। 3 स्तर निम्नलिखित हैं: कर्मचारी प्रयत्नों को निष्पादन में परिवर्तन करना, कर्मचारी निष्पादन को पुरस्कार से प्रत्यक्ष जोड़ना, प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट टॉपिक नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व एक मानवीय तत्व है जो मनुष्य के समूह को बांधता है और लक्ष्य की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देता है। सामान्य अर्थ में नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। कुंच और डोनेल के अनुसार नेतृत्व किसी प्रबंधन की योग्यता है जो अपने अधीनस्थों को आत्मविश्वास तथा और जोश के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। जॉर्ज आर टैरी के अनुसार नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की कला है जो खुशी से सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उद्यम करता है। बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष का व्यवहारिक गुण है। इस गुण का परिपूर्ण व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। कित डेविस के अनुसार नेतृत्व एक ऐसा मानवीय गुण है जो किसी समुदाय को संगठित कर लक्ष्यों की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। नेतृत्व की आवश्यकता: एक कंपनी में नेतृत्व की आवश्यकता निम्न उद्देश्यों के लिए होती है:
कंपनी के प्रति वफादारी की भावना उत्पन्न करना, टीम भावना से कार्य करने की प्रेरणा देना, कंपनी के उद्देश्यों के लिए मेहनत करना और प्रयत्न करना तथा संघर्ष करना, कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करना, ग्रुप क्रियाकलाप के लिए श्रमिकों को तैयार करना, कंपनी की नीतियों पर कार्य करना, कर्मचारियों में विश्वास, सुरक्षा व संतोष की भावना जागृत करना, श्रमिकों में कार्य के प्रति ऊर्जा उत्पन्न करना। नेतृत्व के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सबको एकीकृत करने तथा निर्देशन करने वाला। संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयासों को एक साथ लाना और उनको निर्देशित करना नेतृत्व का मुख्य कार्य है। अपने व्यक्तिगत प्रभाव व व्यवहार से एक अच्छा लीडर अपने अधीनस्थों में विश्वास पैदा करता है, उन्हें आवश्यक सलाह देता है और उन्हें अच्छे परिणाम के लिए प्रेरित करता है। नंबर 2, मध्यस्थ। जब समूह विचार विमर्श करता है तो एक दूसरे के विचारों में टकराव संभव है। ऐसे में एक अच्छा लीडर मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और निर्णय पर पहुंचाने में मदद करता है। प्रोत्साहन। यदि लीडर अपने समूह के सदस्यों को प्रोत्साहित करता है तो संगठन का विकास सुनिश्चित हो जाता है। टीम भावना विकसित करना। एक प्रभावी लीडर टीम भावना में विश्वास करता है और यही गुण वो सभी व्यक्तियों में विकसित करता है। अधिकारियों का प्रयोग। एक लीडर अपने अधीनस्थों से धनात्मक व्यवहार पाने के लिए कभी कभी अपने अधिकारों व शक्ति का प्रयोग भी करता है। नंबर 5, कार्यों का माहौल बढ़ाना। नंबर 6 हो गया कार्यों का माहौल बढ़ाना। नंबर 7, सलाहकार की भूमिका निभाता है। एक लीडर को अपने समूह के सदस्यों के लिए सही मार्गदर्शन देने के लिए एक सलाहकार का कार्य करता है। एक अच्छे नेता अपने नेतृत्व के गुण। साहस का गुण होना एक नेता के लिए अति आवश्यक है। उसकी नीतियाँ या विचारधारा भी एक रूप ही होनी चाहिए। एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। मृदुभाषी होना चाहिए। लेखन तथा पठन पाठन का ज्ञान होना चाहिए। सहनशीलता होनी चाहिए। व्यवहार कुशल होना चाहिए। लचीला स्वभाव एक नेता का महत्वपूर्ण गुण है। एक नेता के लिए आवश्यक है कि वह सत्यनिष्ठ हो। सभी स्थलों का भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए। एक नेता, मुखिया या लीडर हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहता है। मित्रता जल्दी कर लेता है और लोगों के साथ मित्रतापूर्व व्यवहार करता है। नेता की खुली मानसिकता होनी चाहिए जिससे वह सही निर्णय ले सके। एक नेता आत्मनिर्भर व स्वावलंबी होना चाहिए। अतः उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। प्रभावी नेतृत्व प्राप्त करने के घटक। आदर्श आचरण, साहसी लचीलापन, शिक्षित क्रियाशीलता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य, गतिशीलता, अनुयायियों का होना, दूरदृष्टिता, मृदुभाषी। नेतृत्व की शैलियाँ या तरीके। नंबर 1, सत्ताशील नेतृत्व। ये बीते युग की बात कही जाती है तथा सत्ताशील नेतृत्व प्रचलित था। इस नेतृत्व में नेता ही निर्णय लेता था, चाहे वह सही हो या नहीं, और ना ही वह किसी के से सलाह लेता था। लोकतंत्रीय नेतृत्व आज के समय में अत्यधिक प्रचलित है। इससे नेता अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श कर निर्णय लेता है। ये नेतृत्व सहयोगिता पर विश्वास रखता है। हस्तक्षेप नेतृत्व। ये नेतृत्व का प्रयोग करने में अत्यंत कठिन है। इस नेतृत्व में मुखिया का कार्य बहुत कम होता है। मुखिया केवल सूचना केंद्र का काम करता है। इसमें व्यक्तियों के समूह या अकेले व्यक्ति को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। कामगारों से कार्य में मुखिया अपना हस्तक्षेप नहीं करता और ना ही नियंत्रण करता है। इसके निम्नलिखित नेतृत्व के कुछ अन्य तरीके हैं। इसके अतिरिक्त नेतृत्व के कुछ अन्य तरीके हैं जो निम्नलिखित है। कार्य केंद्रित तरीका, कामगार केंद्रित तरीका, परोपकारी तरीका। प्रबंधक एक नेता के रूप में। समूह भावना को प्रोत्साहन। निम्नलिखित ढंग से प्रबंधक एक नेता के रूप में समूह भावना प्रोत्साहित कर सकता है। नंबर 1, मार्गदर्शन के रूप में। प्रबंधक अपने समूह के सदस्यों को मार्गदर्शन की भूमिका निभानी चाहिए। प्रबंधक में ये गुण होना चाहिए। प्रत्येक समूह सदस्य को महत्व देना। प्रत्येक सदस्य को संगठन में अपनी महत्व को पहचानना चाहिए और प्रबंधक को भी अपने सदस्यों की महत्वता को स्वीकार करने चाहिए। समूह की समस्याओं का सभा में समाधान। प्रबंधक को समूह की समस्याओं को जानकर एक सभा जिसमें सभी सदस्य उपस्थित हों में समाधान करना चाहिए। समूह आधारित लक्ष्य। एक प्रबंधक को अपने समूह सदस्यों हेतु चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए जिससे वे अपनी वास्तविक प्रतिभा को जान सकें। नंबर 5, विमर्श एवं विचार विनिमय की सुगमता। प्रबंधक को ऐसे क्षेत्र की व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ समूह के सदस्य विचार विमर्श कर सकें और विचारों का आदान प्रदान कर सकें। समूह भावना को प्रोत्साहन।
प्रबंधक को होना चाहिए कि वह समूह के सदस्यों के भीतर समूह भावना का विकास एवं वर्धन करे और जिससे उन्हें बताए कि एकता में ही शक्ति है, अकेले रहने से कार्य करने की भावना अनुचित है। नंबर 7, समूह गत्यात्मकता का विकास होना चाहिए। विमर्श में कर्मचारियों में सकारात्मक भावना का संचार होना चाहिए। नंबर 8, प्रश्नों, सुझावों एवं टिप्पणियों का स्वागत। कर्मचारियों, समूह के सदस्यों के प्रश्न, सुझावों, टिप्पणी आदि के माध्यम से नवीन विचारों तथा उन्नति को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 9, समूह के सदस्यों को पर्याप्त प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 10, समूह कार्य में मान्यता एवं पुरस्कार। समूह के प्रयास कार्यों को पहचानना, मान्यता प्रदान की जानी चाहिए तथा उनके श्रेष्ठ कार्य हेतु उन्हें पुरस्कार भी प्रदान करना चाहिए। दोस्तों, आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर प्रबंधन के सिद्धांत, इसमें हमने सभी जितने टॉपिक हैं सभी टॉपिक को कवर कर लिया है। ये स्पेशली बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम पर आधारित था और इसी क्रम में हम नेक्स्ट चैप्टर IMED का मानव संसाधन विकास कल से प्रारंभ करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।